नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं उसका नाम है स्नेक बाइट। सांप के काटने के बाद में अपने को किस बातों का ध्यान रखना है और किस बातों का ध्यान नहीं रखना है, कौन से प्रिकॉशंस प्रिवेंशन बरतने हैं अपने को, उस बारे में अपन बात करेंगे इस टॉपिक में। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में बांटने वाला हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में एक आम आदमी को क्या पता होना चाहिए एक सांप काटने के बाद में उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे अपन पार्ट 1 में। और एक मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए लोग या जिनको मैनेजमेंट करना स्नेक बाइट के बाद में उस पेशेंट का, उस चीज़ के बारे में अपन जानेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन पार्ट नंबर 1। दोस्तों सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से सांप पाए जाते हैं जो जहरीले हैं। तो उस श्रेणी में अभी 3 नाम है, एक है कोबरा, दूसरा है क्रेत और एक वाइपर फैमिली। उनके डायग्राम और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है किंग कोबरा, जो इस तरीके का लंबा काला सांप होगा। उसके सर पर उसका सर फैल जाएगा, जिसको फन कहते हैं, जब भी इसको गुस्सा होगा। तो इसके क्या होता है कि पीछे एक ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये क्या होती है, एक बड़ी सी 2 आँखें दिखाई देती है जब पीछे से कोई इसको प्रेडेटर देखता है। तो ये ठीक है, ये एक इसकी प्रेडेटर से बचने के लिए एक स्कीम है, एक प्लान है। अपार्ट देन दैट कि ये एक इलेपिडी फैमिली होती है, जो विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था, जो हायरार्की बनाई थी फैमिली वगैरह की, फैमिली ऑर्डर जीनस, तो उसमें फैमिली जो होता है उसमें एक इलेपिडी फैमिली आती है। तो इलेपिडी फैमिली की जो ज़्यादातर सांप है ना वो क्या है, जहरीले हैं। तो इलेपिडी फैमिली के 2 मेंबर पढ़ेंगे अपन, पहला है कोबरा और दूसरा है क्रेत। तो कोबरा के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। दूसरा क्रेत एक लंबा काला सांप है जिसके ऊपर सफ़ेद धारियाँ पाई गई है। ठीक है, इन दोनों भाइयों की एक खास बात है कि दोनों के दोनों न्यूरोटॉक्सिक सिक्रेट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करेंगे और फाइनली नर्वस सिस्टम से अटैक करने से जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी मसल्स के ऊपर। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में या रिलैक्स करने में दिखते होंगे, जो अपन आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हुए अपन वाइपर्स के बारे में बात करते हैं। वाइपर्स, तो जो वाइपर की फैमिली है साहब, वो तो इतनी खतरनाक है कि ऐसी ऐसी जगह से खून निकाल देगी जो आपने सोची ना होगी। जैसे 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 मुंह से खून निकाल सकती है, मुंह से कैसे निकालेगी, जो मसूड़े हैं वहाँ से खून निकलेगा। ठीक है, ये नाक से खून निकाल सकती है, एपिस्टेक्सिस बोलेंगे, पेट में खून भर जाएगा। तो ये इनका क्या है कि ये जो सांप है वाइपर्स, ये हीमोटॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। ये क्या करता है, ये कोगुलोपैथी क्रिएट करवाता है। कोगुलोपैथी क्या होती है कि जहाँ से खून नहीं निकलना चाहिए था, मतलब जहाँ नॉर्मली अपना जो ब्लड है जहाँ से छन नहीं पाता हो, वहाँ से क्या होता है, जब कोगुलोपैथी हो जाती है ना इंसान को, तो वहाँ ब्लड आने लगता है, उस मेम्ब्रेन के आर पार ब्लड आने लगता है। इस बारे में अपन बात करेंगे थोड़ा आगे, पर उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि कोबरा और क्रेत दोनों चूँकि न्यूरोटॉक्सिसिटी करते हैं, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ डिफरेंट है। वो है कि जैसे ये मैंने एक सिनेप्सिस बना दी, ठीक है, इधर से वेसाइकल, तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट है। जो कोबरा है वो काम करेगा पोस्ट के ऊपर, और जो क्रेत है वो करेगा प्री के ऊपर। ये बात याद रखने लायक थी, ठीक है, रख ली जाएगी। क्रेत की अच्छी बात यह है कि जब ये काटता है तो कम से कम दर्द तो नहीं देता साहब। तो क्रेत के बारे में अपन ये मान सकते हैं कि जब ये काटेगा तो वहाँ स्वेलिंग वगैरह नहीं होगी। वाइपर से संभल के रहने की बात इसलिए भी क्योंकि ये किडनी फेलियर करवाते हैं, ये बात अपन आगे देखेंगे। ये नेक्रोसिस करवाते हैं, जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनका। और कम से कम ये जो हम्प्ड नोज वाइपर है, ये जो नुकीला नाक दार वाइपर है, इससे बच के रहना लाजिमी है। क्योंकि जो एएसवी जो डॉक्टर देता है, जो एंटी स्नेक वेनम जो डॉक्टर अपने को देता है सांप काटने के बाद में, वो इंडिया में जो एएसवी है वो इस सांप के जहर के ऊपर इफेक्टिव है ही नहीं। तो हम्प्ड नोज वाइपर से तो बच के रहना, इसके ऊपर एएसवी इफेक्टिव नहीं है। तो ये बात हुई अपनी इंडिया में जो सांप पाए जाते हैं उनके ऊपर। उसके बारे में बात करते हैं अपन कि दोनों सांप काटने के बाद में दोनों क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या महसूस करेगा एक पेशेंट, उस बारे में बात करते हैं। तो अपन ने इसको 2 भागों में बांट लिया। पहला है इलेपिड वाला, तो इसको बोल दिया मैंने इलेपिड एन वेनोमेशन मैनिफेस्टेशन, मतलब सिम्टम्स। दूसरी तरफ मेरी वाइपर फैमिली, तो ये दोनों हो गए। इधर न्यूरोटॉक्सिसिटी आएगी, इधर हीमोटॉक्सिसिटी आएगी। चलो देखते हैं, बात करते हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी में क्या होता है, डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है। डिसेंडिंग पैरालिसिस का मतलब
ऊपर से पैरालिसिस शुरू होगा, नीचे तक जाएगा शरीर में। जैसे देखो डिप्लोपिया, ये आँख का पैरालिसिस, इसमें इंसान को दो दो चीज़ें दिखती है, ब्लर चीज़ें दिखती है। डिस्पेजिया, ये खा नहीं पा रहा। डिसआर्थरिया, डिस्पोनिया, ये बोल नहीं पा रहा, लेरिंग्स मसल पैरालाइज होगी। डिस्पनिया, डायफ्राम पैरालाइज हो गया, सांस नहीं ले पा रहा। इस इंसान की सांस नहीं ले पा रहा तो हाइपोक्सिया की वजह से आगे जाके इसकी मौत हो सकती है। तो कुल मिला के जो इलेपिडी जो फैमिली है वो क्या करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की मिस फंक्शनलिटी करवाती है। ठीक है, यही चीज़ ईजी थी। वाइपर बाइट की बात करें तो मैंने खूनी दरिंदे बोला था इनको। तो ये क्या करते हैं, देखो सब कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन है, वहाँ से हेमरेज करवाएंगे। हेमरेज में क्या होता है कि जैसे नाक, तो नाक की जो मेम्ब्रेन है उससे ब्लीडिंग हुई, उसको बोल दिया एपिस्टेक्सिस। गम ब्लीडिंग हुई, इसको बोल दिया गम ब्लीडिंग, जो मसोड़ों से ब्लीडिंग होगी। अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है, सबसे पहले ये ब्लीडिंग देखने को मिलेगी अपने को वाइपर काटने के बाद में। मैंने एक बात और बोली थी, पेट में खून बढ़ने वाली, तो इस बात को अपन देखेंगे ध्यान से। तो देखिए ये पेट था, तो ठीक है, अरे रे क्या बन गया, एक पेट नहीं बन रहा मेरे से। ठीक है, तो क्या हुआ कि पेट में ब्लीडिंग हुई, तो पेट में ब्लीडिंग हुई तो इस वजह से मेरे को बताओ, ये ब्लीडिंग हुई तो पेट को दर्द होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जहाँ ब्लीडिंग होती है वहाँ हमेशा दर्द ज़रूर होगा, क्योंकि बीच में जो मसल्स है वो फैलेंगी, वो उनको एक्सटेंसिवली फैलना पड़ेगा, वो दर्द का कारण है, वो चीज़ बाद की बात है। लेकिन ब्लीडिंग की वजह से दर्द हुआ तो सीवियर स्टमक एक होगा इंसान के। दूसरी बात, अगर ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब इसके बताओ ब्लड लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऑब्वियस सी बात है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो फ्लूइड लॉस हुआ मतलब बीपी कम। इस इंसान को जैसे खून स्टमक में आएगा उल्टी करेगा, ऑब्वियस बात है खून की उल्टी करेगा, खून की उल्टी करेगा, फ्लूइड लॉस हुआ मतलब बीपी कम। और एक और काम की बात कि जब जहर शरीर में जाता है तो जहर क्या होता है, एक एलर्जन की तरह बिहेव करता है अपने शरीर में। तो अगर ये एलर्जन की तरह बिहेव करेगा, एलर्जी क्रिएट करेगा, तो ये क्या सिक्रेट करवाएगा, हिस्टामिन सिक्रेट करवाएगा। और हिस्टामिन कुछ भी नहीं, हिस्टामिन साफ साफ एक वेसोडाइलेटर है, बीपी एकदम से क्रेश करवा देगा। तो एक बार देखो, ये बीपी कम, ये बीपी कम और ये बीपी कम, इतनी सारी चीज़ें बीपी कम करवा रही है। इसका मतलब है कि जब भी वाइपर अपने को काटेगा, खून, एक तो खून निकलेगा शरीर में से, दूसरा बीपी एकदम से क्रैश कर जाएगी। बीपी क्रैश करने की वजह से इस आदमी की मौत होगी। इसके अलावा मैंने किडनी के लिए बात की थी कि जो वाइपर्स की बाइट है उस वजह से क्या होता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है, जो नेफ्रॉन होता है उसका नेक्रोसिस हो जाता है। इस वजह से किडनी फेलियर, रेनल फेलियर का चांसेस बढ़ जाएंगे। और चूंकि मैंने बोला था हीमोटॉक्सिक है, तो ये देख के ये आरबीसी को तोड़ा, इसमें से क्या निकलना लाजमी है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब यूरिन में निकलेगा तो कलर कैसा हो जाएगा यूरिन का, डार्क, तो डार्क यूरिन निकलेगा इसमें। इतनी कुछ समझ में आना चाहिए आपके, इतना कुछ समझ में आया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने बोला था कि एक आम आदमी को कितनी नॉलेज होनी चाहिए सांप काटने के बाद, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस बारे में अपन बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो अपन देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय ए नॉर्मल पर्सन। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जो इंसान है जिसको सांप ने काटा उसको सबसे पहले कंफर्टेबल बनाए। इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न कि जितना ज़्यादा घबराएगा, हार्ट रेट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, खून में प्रवाह उतना बॉडी में ब्लड का प्रवाह उतना बढ़ेगा, तो जहर उतना जल्दी फैलेगा। अगर जहर ज़्यादा जल्दी फैलेगा तो काम जल्दी करेगा, वो खुद मरीज के लिए नुकसान की बात है। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न देखो कंफर्टेबल बनाने का, कि अगर 100 केस आए अगर सांप काटने के, तो उसमें से 30 जो केस है वो ही सिर्फ वो है जिनको किसी वेनमस सांप ने, किसी जहरीले सांप ने काटा हो। और उन 30 में से भी 15 मतलब 50%, 15 लोग तो ऐसे होंगे, 15 लोग ही ऐसे होंगे जिनके अंदर सच में जहर इंजेक्ट हुआ हो, जिनके अंदर सच में जहर गया हो शरीर में। कहने का मतलब है कि जो बचे हुए जो 85 लोग ऐसे हैं जिनको सांप ने काटा हो पर उनके अंदर जहर गया ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फालतू में डर रहे होते हैं। तो अपने को पेशेंट को कंफर्टेबल करना है ताकि जहर ज़्यादा ना फैले, और अपन अपने पास कंफर्टेबल करने का रीज़न भी है। ठीक है, अपन ने बोला पेशेंट को कंफर्ट करना, पेशेंट को हिलने नहीं देना है। पेशेंट को सांप ने काटा उसको वहीं बिठा देना है, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाना है, मूवमेंट नहीं करने देनी है। कहने का मतलब डू नॉट वॉक, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि इससे अगर वॉक करेगा तो पास्टर स्प्रेड होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है अब तीसरे नंबर की, डोंट अप्लाई टोर्निक्यूट।
मतलब सबसे पहले टोर्निकेट को हम भाषा में क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। ये मैंने साहब एक पैर बनाया, ये पैर बना दिया, ये यहाँ पे मैंने सांप कटवा दिया। होता क्या था कि पुराने ज़माने में बोला करते थे कि यहाँ पे एक कसकर रस्सी बांधने से जो जहर का फैलाव है वो इस तरफ नहीं होता है, एकदम ठीक भावना आती, कोई दिक्कत नहीं थी इस बात में। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी सामने कि साहब इसको बांधने से बहुत बार क्या करते थे लोग, स्टील वायर अच्छी खासी टोर्निकेशन अच्छा खासा उसको बांध देते थे। इस वजह से क्या होता कि जो ब्लड है ना वो इधर आता ही नहीं था, जो पैर का जो दूसरा हिस्सा है जो इधर है उधर ब्लड आता ही नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, एक कंपार्टमेंट बन गया अकेला शरीर से एकदम एकदम दूर एकदम अलग। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इस पूरे कंपार्टमेंट का क्या हो जाता था, नेक्रोसिस हो जाता था। नेक्रोसिस होने की वजह से इस पार्ट को काटना पड़ता था शरीर के को। अब हुआ क्या कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, पुराने ज़माने में क्या होता था कि ये सांप काटने की लोकेशन है जो कि नॉर्मली गाँव में होती थी, वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने में लगता था टाइम अच्छा खासा। उस दरमियान क्या होता था कि जहर को काम करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, 2 से 3 घंटे चाहिए पूरा काम करने के लिए, और हॉस्पिटल पहुंचने में लगते थे साहब 4-5 घंटे भी लग सकते थे, बिल्कुल लग जाते थे। तो अपने को क्या करना था कि जहर तो आदमी क्या है, सीधा मारेगा, देखो सीधा मारेगा, इससे बीच का कोई काम नहीं है उसका। जहर अपना पूरा काम करेगा, मारेगा। जहर से नीचे क्या है, नेक्रोसिस वाली बात ले लूँ मैं, इससे नीचे लेवल यही है, नेक्रोसिस पाँव को काटना पड़ सकता है, मरने से तो बेटर ही है ना। तो नेक्रोसिस होने में मैं बता दूँ आपको, चलो मान लो 1 घंटा लग गया। अब चूँकि इंसान जब हॉस्पिटल पहुंचाने में आपको 4-5 घंटे लग ही रहे हैं तो जहर उसको मार देगा, तो बेटर था ना कि आप नेक्रोसिस करके सिर्फ पैर को कटवा लो, आदमी को तो बचा लो। तो इसलिए पुराने ज़माने में ये टोर्निकेशन प्रीफर किया जाता था। पर अब क्या है कि हॉस्पिटल वाली दूरी बहुत कम हो गई है। तो इस वजह से क्या है कि टोर्निकेशन सीधा सीधा इंसान के पैर को काटने के लिए मजबूर करता है, और अपन चाहते हैं कि पैर भी ना काटने पड़े, क्योंकि एक्सटेंसिवली मेडिकल जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी हो गई है। जहर अपन कंट्रोल में कर लेंगे, लेकिन नेक्रोसिस वाली चीज़ अपन कंट्रोल में नहीं कर सकेंगे। पहला रीजन तो नेक्रोसिस हो गया, पहला रीजन। तो अपन पढ़ते हैं एक बार, डोंट अप्लाई टोर्निकेट। रीजन टू अवॉइड नेक्रोसिस ड्यू टू कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसके बाद में बात करते हैं कि अगर ठीक है एक समझदार इंसान था, ज़्यादा समझदार इंसान था, सांप काटा, स्टील वायर से बांध दिया साहब ने, ठीक है। मान लो इसको मैंने आधे घंटे में ही हॉस्पिटल ले आया, लेकिन यहाँ पे ब्लूइशनेस साइनोसिस वगैरह होनी शुरू होनी क्या हो ही गई। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को टोर्निकेशन तो हटाना पड़ेगा, इस स्टील वायर को हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसको काटा ना, तो काटते ही क्या हुआ कि एकदम से जो बचा हुआ जहर था ना एकदम से बॉडी में फैलेगा, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो गया होगा, ब्लड इकट्ठा हो गया होगा, कि तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया होगा, तो एकदम से ब्लड इधर रश करेगा, ब्लड के साथ पॉइजन रश करेगा। तो होगा यह कि एकदम से जो पॉइजन की इतनी अमाउंट शरीर में जाने की वजह से सबसे पहले डायफ्राम पैरालिसिस, सबसे कॉमन जो केस देखने को मिलेगा, डायफ्राम कोलैप्स कर जाएगा, आदमी अपनिया की वजह से या मैं कहूँ हाइपोक्सिया की वजह से ख़त्म। दूसरा, जब मैं इसको काटूंगा तो एकदम से जर जाएगा तो हिस्टामिन रिलीज होगा, एक साथ बहुत सारा हिस्टामिन रिलीज होगा। और मैंने बात कर ली थी, हिस्टामिन सीधा सीधा बीपी क्रेज करवाता है, तो साहब बीपी भी क्रेज, और साहब उसको सांस में नहीं आ रही, हालत ख़राब हो गई। तो टोर्निकेशन लिटरली बिल्कुल नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में ये बात थी कि टोर्निकेशन नहीं करना है। तो सडन स्प्रेड ऑफ पॉइजन होगा जब टोर्निकेशन को मैं काटूंगा, तो डायफ्राम पैरालिसिस और सडन बीपी क्रेज टू हिस्टामिन रिलीज, यहाँ तक की बात होगी। ऑर्गन तो जैसे काटना है ही नहीं, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो नॉर्मल बात है, हॉस्पिटल पहुंचना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जो नीडल टाइम है ना, बाइट टू नीडल टाइम, इसको मैं बोलता हूँ बाइट टू नीडल टाइम। ये क्या है कि जब सांप ने काटा उससे आपको वैक्सीन या ASV बोल सकता हूँ मैं, एंटी स्नेक वेनम, ये लगने के बीच का जो टाइम है वो लेस देन 4 आवर्स होना चाहिए। तो आपको इतने टाइम में तो साहब हॉस्पिटल ले ही जाना है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर्स को सिम्टम्स बताने हैं कि बीच में जब रास्ते में आ रहे थे तब क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, शरीर पेशेंट के साथ में क्या बातें हो रही थी। तो ये सीधा सा एक अपना वीडियो था, पार्ट 1 कह सकता हूँ मैं इसको। इसमें अपन ने सिर्फ बेसिक नॉलेज ली है स्नेक बाइट के बारे में। ये वीडियो सबके लिए होने वाला है, मैं चाहता हूँ सब लोग देखें, स्नेक बाइट के बारे में अवेयर हों। थैंक्स।